हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 52 कवर करेंगे। बाकी के 51 टेस्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए सारे टेस्ट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, प्लीज़ लगा लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वायसराय पद से मुक्त होने के बाद मैं कलकत्ता नगर निगम का महापौर बनना पसंद करूंगा, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड डलहौजी। देखिए, ये कथन कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ युग्म दिए गए हैं, असत्य कौन सा है ये बताना है हम लोगों को। पहला है कुछ बादशाहों के नाम है और उनको किसकी उपाधि दी गई थी ये बताना है। इनकरेक्ट कौन सा है बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जहांदार शाह जिसको लंपट मूर्ख कहा गया था, एंड फर्रुखसियर जिसको घृणित कायर कहा गया था, और बहादुर शाह जिसको रंगीला कहा गया था, नादिर शाह ईरान का नेपोलियन। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया। देखिए, बहादुर शाह को रंगीला नहीं कहा गया था, वो मोहम्मद शाह थे जिनको रंगीला की उपाधि दी गई थी। तो आंसर सी हो जाएगा। मोहम्मद शाह को इसके विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा गया था। इसके काल में मुगल साम्राज्य का पतन बड़ी तेजी से हुआ था। नेक्स्ट है, किसने जलवायु परिवर्तन से संबंधित खगोलीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे? योर ऑप्शंस आर एलन मैकबेल, जी मॉर्गन, मिलूटिन मिलानकोविच चार्ल्स मैसन। खगोलीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे जलवायु परिवर्तन से, वो थे मिलूटिन मिलानकोविक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एनवायरनमेंट से लिया गया क्वेश्चन है, सर्बिया के खगोलविद मिलूटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित खगोलीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। इस सिद्धांत को मिलानकोविक परिकल्पना भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? सो ऑप्शन है 1 2 3 4। 3 बार लगाए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, और कब कब लगाया गया था ये भी देख लेते हैं। पहले था अक्टूबर 1962 में लगा था। 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा हमले के कारण लगाया गया था, काफ़ी लंबा है। उसके बाद 1971 से 1977 तक पाकिस्तान द्वारा युद्ध के कारण लगाया गया था। फिर उसके बाद 1975 से 1977 तक आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। ये जो था ना, इसी को यहाँ पर आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर भी 3 माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शंस है, पर ऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट का निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन की अंतरक्रिया से होता है। सेकेंड है, ओजोन द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इधर फिर से स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन की अंतःक्रिया से होता है, सही बात है। ओजोन द्वितीय प्रदूषक की श्रेणी में आता है, ये भी करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एनवायरनमेंट से लिया गया है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों की अंतःक्रिया से निर्मित होते हैं, जैसे पर ऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट का निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन की अंतःक्रिया से होता है। ओजोन द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, फिर यहाँ पर कथन दिए गए हैं और हमें विचार करना है। यह भारत और फ्रांस का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इस अभ्यास में पहली बार संयुक्त अरब अमीरात भी भाग ले रहा है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि उपयुक्त कथन किस इंडो फ्रांसीसी अभ्यास को संदर्भित करता है? ठीक है, देखिए, इस चीज़ से पता चल गया इंडिया और फ्रांस के बारे में हो रहा है, ये तो ऊपर से ही पता चल गया, लेकिन ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं, डेजर्ट नाइट 21, वरुण अभ्यास, लॉ पेरास या फिर शक्ति अभ्यास। कौन सा है वह अभ्यास जिसके बारे में ऊपर के 2 कथन उसको संदर्भित करते हैं या इंगित करते हैं? वो आपका वरुण अभ्यास है, सभी को पता है, इसके बारे में काफ़ी चर्चित है। ऑप्शन नंबर बी करंट से लिया गया क्वेश्चन है। उपरोक्त कथन भारत व फ्रांस के मध्य आयोजित किए जाने वाले सैन्य अभ्यास जिसका नाम है वरुण के संदर्भ में है, जो कि 2021 में अरब सागर में आयोजित होगा। गाइस प्लीज़ इसको याद रखिएगा।
कहाँ पर आयोजित होगा? 2021 में अरब सागर में। बहुजन समाज पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न ये है कि उपरोक्त में से कौन राष्ट्रीय दल है या है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2, 3, यानी कि तीनों ही हैं। एक्चुअली तीनों ही ये राष्ट्रीय पार्टी हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। कुछ भारतीय राष्ट्रीय दलों के नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये सारी जो है आपकी क्या है? 8 है टोटल राष्ट्रीय दल हैं। नेक्स्ट है जिसका आंसर आप लोगों को दिख गया है। किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है? ऑप्शंस हैं 21 जून, 3 जनवरी, 4 जुलाई या फिर 16 फरवरी। देखिए 3 फरवरी को होता है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसी खगोलीय घटना जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है तो इस घटना को उपसौर कहा जाता है और यह 3 जनवरी को होती है। गाइस प्लीज़ याद रखिएगा, इसको उपसौर कहते हैं। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन है श्रम शक्ति, तेजस, आकार या फिर आकृति। वह जो पोर्टल है उसका नाम श्रम शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल जिसका नाम है श्रम शक्ति, इसकी स्टार्टिंग की है। राइट, सो ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लिया जाता है किस डिपार्टमेंट ने की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इस वर्ष कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योर ऑप्शंस आर 119, 129, 110 और 115। ठीक है, करेक्ट आंसर बता दीजिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 119 कवर किया हुआ क्वेश्चन है पहले। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट बिकॉज ऑफ करंट अफेयर्स से है, इसलिए 2 बार कवर हो गया है। कंपाइलेशन में दे चुकी हूँ। हाल ही में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस वर्ष कुल 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 7 पद्म भूषण है, 7 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और 102 पद्मश्री हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। यह ऐप लॉन्च किया है आपके उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप से युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार, नौकरी और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेगी। इस ऐप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत इस ऐप को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ODOP, ठीक है, ODOP से रिलेटेड पहले भी एक क्वेश्चन आया था, मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं इससे भी रिलेटेड करा चुकी हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। NH7 व NH2 को नेशनल हाईवे को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। ओके, करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। ऑप्शंस एज ऑलवेज वही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। देखिए एक्चुअली जो आंसर है इसमें पहला स्टेटमेंट दे रखा है NH7 प्लस NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। ये रॉन्ग है, क्योंकि वो जो दोनों हैं, एक तो NH1 है, फिर उसके बाद NH2 है। ठीक है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, इसलिए ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, ये इनकरेक्ट है, NH2 है वो, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ना तो 1 और ना ही 2। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है। NH1 व NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है।
ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदियों के संगमों के बारे में कहा गया, यानी कि दो नदियाँ एक संगम पर मिलती हैं, ठीक है, उसे नदी संगम कहते हैं। और कौन से स्थान हैं वो जहाँ वो नदियाँ मिलती हैं, ये बताना है। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? धौलीगंगा और अलकनंदा जो है विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। पिंडार और धौलीगंगा कर्णप्रयाग में मिलती हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। और भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। तो जो पिंडार और धौलीगंगा है, यहाँ धौलीगंगा नहीं मंदाकिनी है जो कि कर्णप्रयाग में मिलती हैं, इसलिए ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पिंडार व मंदाकिनी का संगम कर्णप्रयाग में है और बाकी के कथन जो है बिल्कुल सही है। अर्जेंटाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ऑप्शंस है सोना का, चांदी का, तांबा का या फिर सीसा का। तो यह अयस्क है चांदी का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। अर्जेंटाइट, पायराजाइराइट व हॉर्न सिल्वर चांदी के प्रमुख अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन और कारण वाला है, यानी कि हीरे की कटाई उसकी चमक के लिए की जाती है क्योंकि काले हीरे का प्रयोग कांच काटने व चट्टानों में छेद करने के लिए होता है। हमें बताना है कि ये दोनों कथन और कारण सही है या नहीं, और ये कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो ऑप्शंस तो आपके एज ऑलवेज वही रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर केवल आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। हीरे की कटाई उसकी चमक के लिए की जाती है, ये सही बात है। और काले हीरे का प्रयोग कांच काटने और चट्टानों में छेद करने के लिए होता है, ये भी करेक्ट है। बट ये इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहा है, यानी कि स्पष्टीकरण सही तरीके से नहीं दे पा रहा है, इसीलिए आंसर होगा कथन भी सही है कारण भी सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं दे पा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कथन सही है, कारण भी सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? योर ऑप्शंस आर लेह, गोवा, इसके अलावा क्या है? आंसर दिख गया? चलिए कोई बात नहीं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब आंसर दिख ही गया है तो क्या है? लेह आंसर था ना, लद्दाख में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में लद्दाख के लेह क्षेत्र में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया है। गाइस मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्लीज़ कहाँ पर शिक्षा से संबंधित विद्यालय या विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, और महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं, जल आपूर्ति से संबंधित क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं, कृषि से संबंधित कितना धन आवंटित किया गया है, क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं। प्लीज़ इतनी चीज़ों को तो याद ही रखिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और ऑप्शंस आर, यह जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। सेकंड है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। थर्ड, यह एक खुला तंत्र होता है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश तथा बहिर्गमन होता है। डी ये है कि ये सारे ही सही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता के बारे में पूछा गया है क्योंकि ये सारी ही विशेषता है पारिस्थितिकी तंत्र की, यानी कि यह जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, सही बात है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह भी करेक्ट है। यह एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन होता है, भी करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। एनवायरनमेंट से लिया गया क्वेश्चन है और पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट है, किस वर्ष पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था? योर ऑप्शंस आर 1975 में, 1985 में, 1995 में या फिर 2005 में। इम्पोर्टेंट है ये, और इससे संबंधित एक स्पेशल टॉपिक हम अपनी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली सीरीज़ है पहले डाल चुके हैं उसमें, तो उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के गठन की बात यहाँ पर की गई है। इसका गठन हुआ था 1985 में। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एनवायरनमेंट से लिया गया ये भी क्वेश्चन। राजीव गांधी के नेतृत्व में 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था। याद रखिएगा किसके नेतृत्व में किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कहाँ एक बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया है?
करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फैज़ाबाद में, मिर्ज़ापुर में, कुशीनगर में या फिर बाराबंकी में। ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि कहाँ पर किया है। तो उत्तर प्रदेश ने बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया है कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में एक बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया था। कुशीनगर में केले की अच्छी खेती को ध्यान में रखते हुए केले के रेशे से बने जिले के उत्पादों को ODOP योजना में चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट है नोएडा लखनऊ के बाद अब उत्तर प्रदेश के किस शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी। ऑप्शंस हैं वाराणसी में, कानपुर में, उपयुक्त दोनों में या फिर किसी में भी नहीं। ठीक है, करंट में हम लोग इन क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। दोनों में ही जो है पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की जाएगी यूपी में। कहाँ के बाद? लखनऊ और नोएडा के बाद। ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो आंसर है सी। लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद वाराणसी और कानपुर में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और टेस्ट आपके 52 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 52 टेस्ट मायने रखते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस लगा लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, UPPCS और ROE में। ठीक है, तब तक काफ़ी सारे टेस्ट हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि टेस्ट को एक बार ही लगाना है, रिपीट करके भी आप लगा सकते हो। स्पीड बढ़ा के आप टेस्ट को 2 बार देख लेते हो, एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। सो ठीक है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। 1 डे एग्जाम्स की जो सीरीज़ है उसमें भी टेस्ट चल ही रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। फैक्ट के रूप में अगर कुछ भी याद करना है तो वो टेस्ट भी देख सकते हो। बाकी तो 1 डे एग्जाम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है। टॉपिक वाइज सीरीज़ है वो, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है, बाकी आपकी पॉलिटी की सीरीज़ चल ही रही है, उसमें हमारे 8-10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।